जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखो, आज से हमारी ज्योग्राफी की एक नई यूनिट स्टार्ट हो चुकी है जिसका नाम है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। तो यदि मैं फ़िलहाल के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग बात करूं, फ़िलहाल का जो पेपर लेवल है उसके अकॉर्डिंग मैं यदि यहाँ आपके साथ बात करूं तो इस यूनिट से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन तो कम से कम इस यूनिट से आते ही हैं, बिल्कुल श्योर है। क्योंकि आजकल जो ये छोटी यूनिट है ना, इनका पोर्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इनका जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 5-6 क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे पॉलिटिकल ज्योग्राफर के बारे में कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी के संबंधित जो महत्वपूर्ण ज्योग्राफर हैं वो कौन कौन से ऐसे ज्योग्राफर हैं जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में अपना सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं। तो उन सब के बारे में यहाँ पर हम बिल्कुल फुल डिटेल से आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आज से एक नई यूनिट के साथ आप सभी का फिर से हमारे आपके अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेड जेल। जाना पहचाना नाम है, गजब सा सुना हुआ नाम है, बहुत सारी बार थॉट में भी रेड जेल सुनोगे आप, यहाँ पर भी सुन लिया आपने रेड जेल। ध्यान रखना, कुछ ज्योग्राफर की यहाँ पर कुछ विशेषताएं हैं जो हम यहीं पर पढ़ेंगे। चाहे मैं हर एक यूनिट की बात कर रहा हूँ, सोशल कल्चर ज्योग्राफी के कुछ ऐसे ज्योग्राफर हैं जिनके बारे में हम कुछ स्पेशल वहीं पर पढ़ने को मिलेगा। पॉलिटिकल ज्योग्राफी के कुछ ऐसे ज्योग्राफर हैं जिनके बारे में कुछ स्पेशल पॉलिटिकल ज्योग्राफी में ही पढ़ना मिलेगा। थॉट में हम थॉट के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये बात आपको अच्छे से अपने दिमाग में भेजे में सेट करना है। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ रेड जेल मुद्दे के बारे में। देखो, यहाँ से आपका कुछ कुछ क्या भी कवर हो जाता है, पॉलिटिकल थॉट भी कवर हो जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं रेड जेल मुद्दे के बारे में। पहली बात याद कर लो कि रेड जेल मुद्दे कहाँ के थे? जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। राजनीतिक भूगोल के एक क्या थे ये? राजनीतिक भूगोलवेता थे, पॉलिटिकल ज्योग्राफर थे ये, और इनको राजनीतिक भूगोल का पिता कहा जाता है। तो रेड जेल मुद्दे जर्मनी के भूगोलवेता थे, राजनीतिक भूगोलवेता हैं, साथ ही साथ इनको राजनीतिक भूगोल का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी कहा जाता है इनको। अब देखो, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इनकी 4 अति महत्वपूर्ण बुकों के बारे में। अब देखो, आप एक क्वेश्चन और पूछते होंगे कि सर आजकल आप लाइव पढ़ाना बंद क्यों कर दिए? देखो, लाइव न पढ़ाने का सबसे बड़ा मैं रीज़न बता दूं प्यारे साथियों। देखो, लाइव क्लास में क्या होता है, टाइम ज़्यादा लगता है, बीच बीच में हम वैसे बिना किसी मतलब की बात पर बात करने लग जाते हैं, माइंड डाइवर्ट करने लग जाते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर भी लाइव चल रही है, डाउट हो, कोई कन्फ्यूज हो, मैं बैठा हूँ, डायरेक्टली कॉल करके पूछो आप। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से उसकी तुलना में यहाँ हम टाइम बचा सकते हैं, यहाँ पर हम अपना टाइम कंज्यूम कर सकते हैं, टाइम को हम बचा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बात करता हूँ आपके साथ में। सबसे पहले रेड जेल की जो प्रमुख बुकें थी, रेड जेल मोदी ने कुछ स्पेशल किताबें लिखी थी, तो हम उन किताबों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली किताब का नाम है इनका ज्योग्राफी पॉलिटिसच, क्या? ज्योग्राफी पॉलिटिसचे। दूसरी थी हिस्ट्री ऑफ मैककाइंड, क्या? हिस्ट्री ऑफ मैककाइंड। तीसरी थी द अर्थ एंड लाइफ, और चौथी है इंफॉर्मेशन ऑफ पीपल। तो रेड जेल मुद्दे की पॉलिटिकल ज्योग्राफी से संबंधित 4 महत्वपूर्ण किताब। पहली का नाम है ज्योग्राफी पॉलिटिक, दूसरा है हिस्ट्री ऑफ मैककाइंड, तीसरी है द अर्थ एंड लाइफ, और चौथी है इंफॉर्मेशन ऑफ पीपल। देखो, आपको पता चल चुका होगा मेरे बारे में कि मैं केवल वो चीज़ें पढ़ाता हूँ जो पेपर ओरिएंटेड है। जब कोई कैंडिडेट बैच ज्वाइन करता है तो मैं उससे बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कहता हूँ कि यदि आपका टारगेट नॉलेज बढ़ाना है, अपने ज्ञान को बढ़ाना है, तो आप बैच मत लो यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं पढ़ाया जाता, यहाँ पर एग्ज़ाम पास करने के टारगेट से पढ़ाया जाता है कि हम किस तरीके से हम एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, हम किस तरीके से बहुत अच्छा वाला स्कोर कर सकते हैं। तो इन चारों किताबों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखो, इनके योगदान के बारे में बात करें, इनका सबसे मुख्य योगदान था राजनीति भूगोल में।
रैटजेल मोदे का सबसे मेनली तरीके से जो योगदान था वो था राजनीति भूगोल में। इन्होंने लेबेंसराम या शरण स्थल शब्द का प्रयोग किया था। लेबेंसराम शब्द का प्रयोग किसने किया था? रैटजेल मोदे ने किया था। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन और बनता है, जो मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा आपको, लेकिन बता देता हूँ मैं क्वेश्चन क्या बनता है कि लेबेंसराम शब्द का प्रयोग सबसे पहले रैटजेल मोदे ने अपनी कौन सी किताब में किया था? लेबेंसराम जो शब्द उपयोग किया है इन्होंने, वो कौन से क्षेत्र के अध्ययन पर किया है? अब ये सारी चीज़ें हम यहीं पर नहीं पढ़ सकते, ये कहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी हमें? थॉट में। कहाँ पर? थॉट में, ठीक है ना। अब आप सोचोगे कि सर जब ये थॉट में पढ़ने को मिलेंगी, आप एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ाने की कोशिश करते हो, तो फिर इन ज्योग्राफर को यहाँ पर क्यों पढ़ा रहे हो? देखो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि आजकल पेपर में पूछने लग गया है क्या, कौन कौन से पॉलिटिकल ज्योग्राफर हैं, कौन कौन से सामाजिक भूगोलवेता हैं, कौन कौन से राजनीतिक भूगोलवेता हैं, पूछने लग गया। तो इसलिए हमें ये चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। राजनीतिक भूगोल का प्रथम क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत किया था। रैटजेल मोदे ने राजनीतिक भूगोल का सबसे पहले क्रमबद्ध तरीके से वर्णन प्रस्तुत किया था। टेरेस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ स्टेट या राज्य का जैविक विकास का सिद्धांत भी रैटजेल मोदे के द्वारा दिया गया था। तो आपको यहाँ पर दो शब्द याद करने हैं। पहला टेरेस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ स्टेट या राज्य का जैविक विकास का सिद्धांत। तो राज्य का जैविक विकास का सिद्धांत या टेरेस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ स्टेट, ये दोनों की दोनों मतलब है एक ही। राज्य का जैविक विकास का सिद्धांत है, उसको हम इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? टेरेस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ स्टेट बोल रहे हैं। और हिंदी में क्या बोल रहे हैं? राज्य का जैविक विकास का सिद्धांत। हमने कोई चेंजिंग नहीं किया यहाँ पर, हमने एक माइनर सा चेंज किया है कि हिंदी को इंग्लिश में कर दिया, इंग्लिश को हिंदी में कर दिया। इसके अलावा हमने कुछ बदला नहीं है यहाँ पर। तो टेरेस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ स्टेट बोल दो, जिसको हिंदी में बोलते हैं राज्य का जैविक विकास का सिद्धांत, जो रैटजेल मोदे के द्वारा दिया गया था। इसमें उन्होंने बताया, जो अपनी ये थ्योरी थी ना टेरेस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ स्टेट, इस थ्योरी में रैटजेल मोदे ने बताया कि राज्य जीव जैसा है और वह जीव की तरह विस्तार करता है। रैटजेल मोदे ने अपनी इस थ्योरी में बताया कि राज्य है ना वो एक जीव के जैसा है। कैसा है? एक जीव के जैसा है और जीव की तरह ही वो अपना विकास करता है, जीव की तरह ही वह अपना विस्तार करता है। अब इसको याद करने का मैं एक तरीका बताता हूँ। देखो टेरेस्ट्रियल होल ग्रोथ ऑफ स्टेट, जिसको हम हिंदी में बोल रहे हैं राज्य का जैविक विकास का सिद्धांत, तो यहाँ पर किसकी बात की गई है? जैविक विकास की बात की गई है, जीवीय डेवलपमेंट की बात की गई है, यहाँ पर जीवों की विकास की बात की गई है यहाँ पर, ठीक है। तो जीवों का विकास से आप इंटरलिंक करना है किसको? राज्य जीव की तरह विकास करता है, ठीक है, राज्य जीव का जैसा है। स्टेट एज एन ऑर्गेनिज्म, इस शब्द को भी आप अच्छे से याद कर लेना। केवल पेपर में क्या हो गया, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछना चालू कर दिया पेपर वाले ने, वो थोड़ा सा स्मार्ट हो गया, थोड़ा सा भेजा लगाना चालू कर दिया। क्या लिख देगा? स्टेट एज एन ऑर्गेनिज्म किससे संबंधित है? रैटजेल से संबंधित है। राज्य सीमा का विस्तार परिधि की ओर होता है। रैटजेल मोदे ने कहा कि जो राज्य की सीमा है ना उसका विस्तार किधर होता है? परिधि की ओर होता है। भाई आप अपना खुद का भी देख सकते हो, मैं एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट से भी ले सकता हूँ। आप डिस्ट्रिक्ट में देखो, अपने अपने ज़िले में देखो, अपने शहर में देखो, शहर का विकास परिधि की ओर हो रहा है या फिर केंद्र की ओर हो रहा है? बताओ आप कहीं भी नोट करो, पूरी दुनिया में कहीं भी घूमो, कहीं भी नोट करो, आपको केवल एक कॉमन सी यूनिवर्सल ट्रूथ देखने को मिलेगा कि जितने भी राज्य हैं, जितने भी शहर हैं, उन सभी का विकास किधर हो रहा है? सीमाओं की तरफ हो रहा है। किस साइड हो रहा है? सीमाओं की तरफ हो रहा है, ठीक है। तो विस्तार किधर की ओर होता है? परिधि की ओर होता है, बाउंड्री की ओर होता है। राज्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे खनन क्षेत्र, उपजाऊ क्षेत्र आदि को अपने अधिकार में लेते हुए विस्तार करता है। राज्य क्या करता है? जो भी, जैसे भाई आपने देखा होगा बहुत सारे स्टेटों के बीच में विवाद चलता है, बहुत सारे देशों के बीच में आपस में विवाद चलता है, तो उस विवाद का मेनली रीजन क्या होता है? उस विवाद का जो मुख्य कारण है वो क्या होता है? तो उस मुख्य कारण क्या होता है? जैसे कोई खान आ गई, ठीक है,
किसी राज्य को लग रहा है, सपोज दैट ये एक राज्य है और उसी के पास में ये एक दूसरा राज्य है, ये एक राज्य है, एक ये राज्य है। अब ये वाला राज्य ये क्या है, थोड़ा सा पावरफुल है और ये वाला राज्य थोड़ा सा क्या है, कमज़ोर है। ठीक है, पावरफुल कमज़ोर होते हैं। अब इस राज्य ने क्या कर दिया, इस पर अतिक्रमण चालू कर दिया। इस राज्य को लगा कि इस राज्य की इस बाउंड्री में क्या है, बहुत सारे खनिज है, भरपूर मात्रा में खनिज है। और इस राज्य को क्या आ गया, लालच आ गया कि यदि मैं इस खनिज को हड़प लूं तो मेरी जो इकोनॉमिक कंडीशन है ना, वो बहुत गजब की हो जाएगी। तो वो क्या करता है, इसका हनन करना चालू कर देता है। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होता जाता है, अरे भाई साहब जब दूसरे राज्य में घुसेगा तो क्या होगा, अपने राज्य का विस्तार भी होगा। और उस विस्तार का कारण क्या है, खनन क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र है। राज्य अपनी संस्कृति के विकास के साथ विस्तार करता है। राज्य ना जो अपने कल्चर को साथ लेकर अपना डेवलपमेंट करता है। ठीक है, ध्यान रखना, अपने कल्चर से अलग नहीं होता, वो अपने कल्चर को साथ रखकर अपना क्या करता है, डेवलपमेंट करता है, अपना विस्तार करता है, अपना विकास करता है। अब देखो लेबेंसराम शब्द के बारे में। देखो लेबेंसराम की संकल्पना क्या है, व्हाट इज द हाइपोथेसिस ऑफ लेबेंसराम। जो लेबेंसराम है उसकी जो संकल्पना है वो है क्या, वो मैटर है क्या भाई लोगों। देखो लेबेंसराम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जो लेबेंसराम शब्द है ना, ये टोटल दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला शब्द है लेबेंस और दूसरा शब्द है राम। क्या है, राम। लेबेंसराम दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द है क्या, लेबेंस, और दूसरा शब्द है राम। लेबेंस का मतलब होता है रहना और राम का मतलब होता है जगह। राम कहाँ रहता है, जगह पर रहता है। तो इस तरीके से याद करना। तो लेबेंसराम का मतलब ओवरऑल कुल मिलाकर क्या हुआ, रहने के लिए जगह, रहने के लिए स्थान, रहने की जगह। बात एक ही है, रहने के लिए स्थान बोल दो, रहने के लिए जगह बोल दो, या रहने की जगह बोल दो, भाई बात एक ही है। अब लेबेंसराम की एक मैंने छोटी सी डेफिनेशन बनाई है, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें राज्य अपनी विकास प्रक्रिया पूरी करता है, कोई प्राणी की विकास प्रक्रिया पूर्ण होती है। लेबेंसराम एक ऐसा क्षेत्र होता है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर कोई प्राणी या जहाँ पर कोई राज्य अपना क्या करता है, विकास करता है, जहाँ पर कोई जीव अपना क्या करता है, पूर्ण विकास करता है। उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, लेबेंसराम कहते हैं। लेबेंसराम एक भू जैव पर्यावरण है जिसमें जीव रहता है। लेबेंसराम क्या है, एक भू जैव पर्यावरण है। क्या है, एक भू जैव पर्यावरण है जिसके अंदर जीव निवास करता है, जिसके अंदर जीव रहता है। इस विचारधारा में ही भू राजनीति की नींव रखी है। लेबेंसराम की इस विचारधारा में क्या रखी गई है, भू राजनीति, जियोपॉलिटिक। जियोपॉलिटिक ध्यान रखना, आगे मैं इसका भी आपका जो कॉन्सेप्ट है ना उसको मैं क्लियर करवा दूंगा कि जियोपॉलिटिक की संकल्पना किसने दी थी। आपने जेलेन नाम सुना होगा, जेलेन। ठीक है, जेलेन, जेलेन जियोपॉलिटिक्स से संबंधित है, जेलेन महोदय। ठीक है, और एक विद्वान और थे, आपको याद हो तो बताओ, उनका जो संबंध था वो भी इसी से था। किससे था, जियोपॉलिटिक्स से ही था। दोनों में आपस में कंपेयर करके पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना इस बात को। रेड जेल की इस विचारधारा ने शक्तिशाली व कमजोर राष्ट्रों के मध्य विवाद खड़ा कर दिया। जो लेबेंसराम की संकल्पना है ना, इसने क्या किया, लेबेंसराम की संकल्पना ने, विचारधारा ने शक्तिशाली और कमजोर राष्ट्रों के बीच में क्या कर दिया, एक विवाद खड़ा कर दिया। लेबेंसराम की संकल्पना में रेड जेल महोदय ने बताया कि राज्य एक जीव की तरह विकसित होता है। कैसे विकसित होता है, जिस तरीके से एक जीव अपना डेवलपमेंट करता है, जिस तरीके से एक जीव अपना विकास करता है, एक तरीके से जीव अपना जो विकसित जीव जिस तरीके से विकसित होता है, इसमें उन्होंने बताया कि राज्य जीव जैसा है वह पृथ्वी सतह पर कुछ हिस्सों में स्थित है। लेबेंसराम की संकल्पना में रेड जेल महोदय ने बताया
कि राज्य जीव के जैसा है और वह पृथ्वी सतह पर कुछ हिस्सों में रहता है। रेड जेल के राज्य की विशेषताएं। रेड जेल ने जो अपना राज्य बताया था ना, रेड जेल ने अपना खुद का राज्य बताया था। रेड जेल की जो संकल्पना है वो कंप्लीटली राज्य पर आधारित है, वो राज्यों के इर्द गिर्द है। तो राज्य ने रेड जेल ने अपने राज्य की कुछ विशेषताएं भी बताई थी। रेड जेल के अनुसार राज्य की पहली विशेषता होती है उसका आकार, दूसरी विशेषता उसका स्थान और तीसरी विशेषता उसकी सीमा है। क्या क्या है? रेड जेल के अनुसार राज्य की विशेषता में पहला आकार है, दूसरा स्थान है और तीसरी सीमा है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी। अब आ जाओ भाई साहब रेड जेल मुद्दे की पहली किताब के ऊपर। पहली किताब कौन सी थी? पॉलिटिकल ज्योग्राफी। अब देखो पॉलिटिकल ज्योग्राफी क्या है, इसकी रामायण है जो महाभारत है ना, उसकी जो कथाएं हैं मैं समझा देता हूँ आपको। इसमें राजनीतिक भूगोल का प्रथम क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत किया गया था। पहली बात ध्यान रखो, पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो किताब थी वो 1907 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1907 में लिखी थी रेड जेल मोदे ने। रेड जेल मोदे ने पॉलिटिकल ज्योग्राफी पुस्तक 1907 में लिखी थी। कब? 1907 में। 1907 में रेड जेल मोदे ने पॉलिटिकल ज्योग्राफी नामक किताब लिखी और इस किताब में उन्होंने राजनीतिक भूगोल का सबसे पहले क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत किया था। पॉलिटिकल ज्योग्राफी पुस्तक में रेड जेल मोदे ने राजनीतिक भूगोल का सबसे पहले क्रमबद्ध तरीके से वर्णन प्रस्तुत किया था। इसमें इन्होंने लेबेंसराम व सामाजिक डार्विनवाद की संकल्पना दी थी। मैंने अब भी आपको नोट करवाया था एक चीज कि लेबेंसराम की संकल्पना किस पुस्तक में दी गई थी, तो वो पुस्तक कौन सी थी? पॉलिटिकल ज्योग्राफी थी। सामाजिक डार्विनवाद किससे संबंधित है? रेड जेल मोदे से संबंधित है। ध्यान रखना हर एक तरीके से क्वेश्चन बनता है। सामाजिक डार्विनवाद रेड जेल से संबंधित है, लेबेंसराम रेड जेल से संबंधित है। दोनों संकल्पनाएं किसकी हैं? रेड जेल मोदे की हैं। दोनों संकल्पनाओं को किस पुस्तक में दिया गया है? वो है पॉलिटिकल ज्योग्राफी में। इस पुस्तक में इन्होंने राज्य की तुलना जीव से की है और कहा है कि राज्य एक जीव जैसा है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी पुस्तक में रेड जेल मोदे ने राज्य की तुलना एक जीव से की है और कहा है कि राज्य एक जीव के जैसा है। जिस तरीके से एक जीव अपना विकास करता है, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से राज्य भी क्या करता है? अपना विकास करता है। ये बात किसने बोली थी? रेड जेल मोदे ने बोली थी अपनी पुस्तक पॉलिटिकल ज्योग्राफी में। यहाँ तक का आपको कंप्लीटली समझ में आया? ठीक है, आपके सारे जो भी डाउट थे इसको लेकर वो क्लियर हो गए होंगे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं इनकी नेक्स्ट। देखो ये वाले जो क्वेश्चन है ना, नोट डाउन कर लो, स्कूल लेक्चरर के लिए, कॉलेज लेक्चरर के लिए और नेट जेआरएफ के लिए। इन तीनों एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। और ऑलमोस्ट यदि पिछला रिकॉर्ड चेक किया जाए, कॉलेज लेक्चरर का पेपर उठा लो, नेट जेआरएफ का उठा लो या फिर आप स्कूल लेक्चरर का उठा लो, हर एक एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को 100% मिलेगा। रेड जेल की आधारभूत दार्शनिकता पूर्ण सक्षम ही अस्तित्व में रहने का अधिकार है, हर्बर्ट स्पेंसर। रेड जेल की आधारभूत दार्शनिकता है कि पूर्ण सक्षम ही अस्तित्व में रहने का अधिकार है, जिसको हर्बर्ट स्पेंसर। सामाजिक डार्विनवाद क्या है? मैंने बोला सामाजिक डार्विनवाद और लेबेंसराम दोनों की संकल्पनाएं किसने दी हैं? आपको पता चल गया होगा कि रेड जेल मोदे ने दिया। कौन सी पुस्तक में? पॉलिटिकल ज्योग्राफी में। इसकी आप सन भी याद कर लो, 1907 में लिखी गई थी पॉलिटिकल ज्योग्राफी पुस्तक लेबेंसराम मोदे के द्वारा, जिसमें उन्होंने कौन सी दो संकल्पनाएं दी? एक लेबेंसराम की जिसका हिंदी अर्थ होता है रहने के लिए स्थान, और दूसरा सामाजिक डार्विनवाद। अब सामाजिक डार्विनवाद क्या होता है? प्रकृति में विभिन्न जैविक इकाइयों के बीच अस्तित्व की रक्षा का संघर्ष एक शाश्वत नियम है। प्रकृति में विभिन्न जैविक इकाइयों के बीच अस्तित्व की रक्षा का संघर्ष एक क्या है? शाश्वत नियम है। कि प्रकृति में जो विभिन्न जैविक इकाइयां हैं ना, उनके बीच अपना अस्तित्व की रक्षा करने के लिए हर जीव अपना संघर्ष करता है। ये एक यूनिवर्सल नियम है।
एक सार्वभौमिक नियम है ये कि भाई इस प्रकृति पर हर जीव रहने के लिए क्या करता है, अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए क्या करता है, संघर्ष करता है। मानव है अपने आप को जीवित रखने के लिए, भाई हम मेहनत क्यों कर रहे हैं, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, आप क्यों पढ़ रहे हो, अपने आप को जीवित रखने के लिए। एक जानवर है, बिल्कुल निर्जन प्राणी है जो कुछ नहीं समझता, लेकिन वो भी मेहनत क्यों करता है, वो भाग दौड़ क्यों करता है। शेर है जो पूरे जंगल का राजा है, लेकिन वो भी शिकार के पीछे क्यों भगता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा मैं। वो अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए भी क्या करता है, मेहनत करता है। छोटे छोटे जानवर होते हैं, पक्षी होते हैं, वो बाहर से चुग्गा इकट्ठा करके लेके आते हैं और अपने छोटे छोटे बच्चे जो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं उनको वो चुग्गा देते हैं, उनको वो भोजन देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों को जीवित रखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा जो अस्तित्व है वो बना रहे। ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक शाश्वत नियम है। अब हम पढ़ते हैं महान महोदय के बारे में। महान नाम ही है महान। डेट मत याद करोगे कब जन्म हुआ था, कब मरे थे, भाई ऐसे इन डेटों को याद करोगे ना तो पेपर में ये डेट भूल जाओगे। भाई इन सभी डेटों के बारे में याद करोगे ना, जितने भी ज्योग्राफर हैं, कुछ कुछ देखो, मैं बुराई नहीं कर रहा, किसी एक स्पेशल टीचर की बुराई नहीं कर रहा मैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये बात। कुछ कुछ टीचरों की एक खास बात होती है, वो अपने नोट्सों में हर एक विद्वान की डेट डालते हैं कि उसका जन्म कब हुआ, उसका मरण कब हुआ। भाई लोगों, आज तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना कि कौन सा विद्वान कब जन्म लिया था और कब मरा था, इसलिए इनको हटाओ। मैंने लिख दिया, अब आप बोलोगे कि सर आप भी उसमें काउंट हो। देखो कुछ कुछ नोट्स है ना, वो स्टूडेंट की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग भी बनाए जाते हैं, तो उन टीचरों की भी गलती नहीं है, वो टीचर भी स्टूडेंट की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर पढ़ाते टाइम आपको बोल रहा हूँ कि इस डेट को मत याद करो। आप हर एक विद्वान की डेट ऑफ बर्थ को और डेट ऑफ डेट को याद करने की कोशिश करोगे ना तो खुद का जन्म भूल जाओगे आप। फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मेरा याद तब हुआ था या रेड जेल का तब हुआ था, ठीक है ना, भूल जाओगे आप। महान कहाँ के थे, अमेरिका के थे। कहाँ के, अमेरिका के। अब महान की किताबें कौन कौन सी थी। पहला, इन्फ्लुएंस ऑफ द पावर अपॉन हिस्ट्री, मत करो इस सन को याद। इन्फ्लुएंस ऑफ द पावर अपॉन हिस्ट्री, द इन्फ्लुएंस ऑफ द पावर अपॉन फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड एम्पायर, मत करो इस डेट को याद। सी पावर इन रिलेशन टू द वॉर, मत करो इस डेट को याद। और द लाइफ ऑफ नेल्सन, ठीक है, तो ये चारों की चारों किताबें याद कर लेना। द इन्फ्लुएंस ऑफ द पावर अपॉन हिस्ट्री, द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड एम्पायर, सी पावर इन रिलेशन टू द वॉर, द लाइफ ऑफ नेल्सन। इन चारों की चारों किताबों का नाम रट लो अंगुलियों पर। आप डेट मत याद करो, भगवान भला करेगा, आपका शुक्र रहेगा, आप इन बुकों को अच्छे से रट लोगे तो ही बहुत है, ठीक है ना। अब हम थोड़ा आगे बात करते हैं। भूसामरिक विचारधारा, सामुद्रिक शक्ति विचारधारा, चाहे भूसामरिक विचारधारा बोल दो चाहे सामुद्रिक शक्ति की विचारधारा बोल दो, तो देखो सामुद्रिक शक्ति की विचारधारा किसने दी थी, महान महोदय ने दी थी। सी पावर महान महोदय से संबंधित है। सामुद्रिक शक्ति की विचारधारा सी पावर किससे संबंधित है, महान महोदय से संबंधित है। महान ने सामुद्रिक शक्ति को अधिक महत्व दिया और सामुद्रिक स्थिति रखने वाले देशों को शक्तिशाली रूप में दर्शाया। महान महोदय ने क्या किया, सामुद्रिक शक्ति रखने वाले जो देश थे ना उनको अधिक महत्व दिया, सामुद्रिक स्थिति रखने वाले देशों को अधिक शक्तिशाली बताया। पनामा नहर के निर्माण की सिफारिश किसने की थी, महान महोदय ने। पनामा नहर के निर्माण की सिफारिश किसने की थी, महान महोदय ने। आगे थोट में मैं एक बात और बताऊंगा आपको, वो भी इस पनामा नहर के संबंध में कि पनामा नहर को बनाने का सबसे पहला विचार किसने दिया था, आइडिया किसने दिया था। इन्होंने तो केवल सिफारिश की थी, विचार तो किसी और ने दिया था। अब आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो कि सर हम बता रहे हैं, आप टेंशन मत लो, कि पनामा नहर को बनाने का विचार सबसे पहले किसने दिया था, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं स्काई, डी से वे स्काई,
डी सेवर स्काई के बारे में। तो एक बार पानी पी ले, फिर चालू करते हैं। डी सेवर स्काई अमेरिका के पॉलिटिकल जोग्राफर हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं जो भी जोग्राफर पढ़ा रहा हूँ ना, सारे के सारे पॉलिटिकल जोग्राफर है। ये एक कॉमन सी बात है जिसको अपने भेजे में सेट कर लो कि इस वाली यूनिट में मैं जो भी जोग्राफर के बारे में पढ़ा रहा हूँ, सारे के सारे क्या है, पॉलिटिकल जोग्राफर है। तो ये वाली जो स्पेशल लाइन है ना कि पॉलिटिकल जोग्राफर, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो स्काई महोदय हैं वो एक अमेरिकन है। वायुयुगीन विचारधारा का प्रतिपादन किया था इन्होंने। सी पावर किससे संबंधित था, महान महोदय से संबंधित था। और एयर पावर किससे संबंधित है, स्काई महोदय से संबंधित है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सी पावर और एयर पावर। एयर पावर संबंधित है किससे, स्काई। स्काई स्काई याद करो। अब मैं देखो आपका कंफ्यूज दूर करता हूँ। स्काई 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 आकाश, आकाश। आकाश में क्या चलती है, हवा चलती है, हवा चलती है। तो स्काई आकाश हवा, स्काई आकाश हवा। महान महासागर सी, महान महासागर सी। सी का मतलब समुद्र, समुद्र का मतलब महासागर, महासागर का मतलब महान। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो, कंफ्यूज नहीं होंगे। महान महासागर सी। स्काई, स्काई का मतलब आकाश, आकाश का मतलब क्या होता है, आकाश में क्या चलती है, हवा चलती है। क्या चलती है, हवा चलती है। आकाश में पानी चलेगा, नहीं चलेगा। आकाश में समुद्र चलेगा, नहीं चलेगा। आकाश में क्या चलेगा, हवा चलेगा। विक्ट्री थ्रू एयर पावर, एयर पावर टू सर्विवल। एयर पावर टू सर्विवल, विक्ट्री थ्रू एयर पावर, ये दोनों की दोनों किताबें किसकी हैं, स्काई महोदय की हैं। विक्ट्री थ्रू एयर पावर, एयर पावर की टू सर्विवल, दोनों किताबों को याद कर लेना, स्काई महोदय की हैं। अब हम पढ़ते हैं बोमैन महोदय के बारे में। पहली बात याद करो, बोमैन कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं। दूसरी बात याद करो, न्यू वर्ल्ड प्रॉब्लम इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी इनकी किताब का नाम है। तो बोवेन अमेरिका के, न्यू वर्ल्ड प्रॉब्लम इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी इनकी किताब का नाम है। अब आता है जेलन महोदय। जेलन महोदय के बारे में पढ़ते हैं हम, बिल्कुल वही शुरू से कि जेलन महोदय के संबंध में क्या महत्वपूर्ण है। जेलन क्या है, एक स्वीडिश भूगोलवेत्ता है। क्या है जेलन महोदय, एक स्वीडिश भूगोलवेत्ता है। इनकी किताब का नाम है इंट्रोडक्शन टू स्वीडिश ज्योग्राफी, द स्टेज एज ए लिविंग फॉर्म। जेलन एक स्वीडिश भूगोलवेत्ता हैं। जेलन महोदय की दो किताबें हैं। पहली किताब का नाम है इंट्रोडक्शन टू स्वीडिश ज्योग्राफी, और दूसरी किताब का नाम है द स्टेट एज ए लिविंग फॉर्म। इस लेख में जर्मन को स्थल शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया था। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है भाई लोगों। अब तक तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना, लेकिन अब बनेगा कि स्थल शक्ति के रूप में किस लेख में प्रस्तुत किया था। तो जेलन महोदय ने द स्टेट एज ए लिविंग फॉर्म पुस्तक में जर्मन को एक स्थल शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया था। इसमें सर्वप्रथम भू राजनीति जियोपॉलिटिक शब्द का प्रयोग किया था। बता दिया था ना मैंने बातें, जियोपॉलिटिक रेड जेल से भी संबंधित है। और जियोपॉलिटिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, जेलन महोदय ने किया। इन्होंने रेड जेल के जैविक राज्य सिद्धांत को आगे चलकर विस्तारित रूप दिया। क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि रेड जेल के जैविक राज्य सिद्धांत को, ऑर्गेनिक स्टेट थ्योरी को विकसित रूप किसने दिया, का विकास किसने किया, जेलन महोदय ने।
अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू स्वीडिश ज्योग्राफी में इन्होंने बताया कि सामुद्रिक शक्ति का अंत होकर वास्तविक शक्ति स्थलीय राष्ट्रों में के हाथ में होगी। जैलेन मोदे ने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू स्वीडिश ज्योग्राफी में बताया कि सामुद्रिक शक्ति का अंत होकर वास्तविक शक्ति स्थलीय राष्ट्रों के हाथ में होगी। ठीक है, चाहे आप इसको मत याद करना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये बात। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं स्पाइक मैन के बारे में। देखो, पहली बात, स्पाइक मैन कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। द ज्योग्राफी ऑफ पीस, सन याद करना भाई साहब, 1944, रट लेना 1944। पॉलिटिकल ज्योग्राफी रेटजेल 1907। द ज्योग्राफी ऑफ पीस स्पाइक मैन 1944। अमेरिकन स्ट्रेटजी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, अमेरिकन स्ट्रेटजी इन वर्ल्ड पॉलिटिकल किसकी है? स्पाइक मैन की है। स्पाइक मैन के योगदान देखो प्यारे साथियों, पहला योगदान, इन्होंने भूसामरिक विचार दिया था। रिमलैंड की जो थ्योरी है ना, एक हर्टलैंड की थ्योरी है जो मैकिंडर मोदे ने दी थी, एक रिमलैंड की थ्योरी है जो स्पाइक मैन ने दी थी। हर्टलैंड मैकिंडर से संबंधित है, रिमलैंड स्पाइक मैन से संबंधित है। अब ये जो स्पाइक मैन मोदे ने जो रिमलैंड थ्योरी दी थी, जो परिसीमा स्थल सिद्धांत दिया था, इसमें इन्होंने 3 क्षेत्रों को शामिल किया था। कितने क्षेत्रों को? 3 क्षेत्रों को, जिसमें सबसे पहला क्षेत्र आता है यूरोपियन तटवर्ती क्षेत्र, मैकिंडर के हृदय स्थल की सीमावर्ती क्षेत्र। जो यूरोपियन तटवर्ती क्षेत्र है वो क्या है? मैकिंडर के हृदय स्थल का सीमावर्ती क्षेत्र है। मानसून एशियाई क्षेत्र, मानसूनी एशियाई भूमि, दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एवं पूर्वी एशिया का क्षेत्र शामिल है इसमें। मानसूनी एशियाई भूमि में दक्षिणी एशिया, दक्षिण पूर्वी एवं पूर्वी एशिया वाला एरिया शामिल है। और तीसरा क्षेत्र इसमें उन्होंने शामिल किया अरब मध्य पूर्व डेजर्ट। ठीक है, अरब के जो डेजर्ट है, अरब की जो मरुस्थल है ना, वो वाला एरिया। ठीक है, तो रिमलैंड क्षेत्र में इन्होंने टोटल 3 क्षेत्रों को शामिल किया। पहला था अरब मध्य पूर्व डेजर्ट, दूसरा था मानसूनी एशियाई भूमि जिसमें दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया जाता है, और तीसरा जाता है यूरोपियन तटवर्ती क्षेत्र जिसको मैकिंडर के हृदय स्थल का निकटवर्ती क्षेत्र कहते हैं। अब आता है विश्व में वे क्षेत्र ज़्यादा शक्तिशाली हैं जो स्थल एवं जल दोनों शक्ति रखते हैं। ठीक है ना। स्पाइक मैन का मानना है कि इस दुनिया में वो क्षेत्र है ना, बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं जो स्थल और जल दोनों की शक्तियों को अपने अंडर रखते हैं। होटसोन अमेरिका के हैं। कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। क्या है? पॉलिटिकल ज्योग्राफी, कॉमन सी बात है, बार बार रिपीट नहीं करूँगा ये बात मैं यहाँ पर। होटसोन अमेरिका के हैं। अब इनकी किताबें याद करो भाई। पहली नेचर ऑफ ज्योग्राफी। अब इनकी जो डेट है ना वो याद करनी पड़ेगी, लेकिन वो यहाँ पर नहीं याद करेंगे हम, वो हम याद करेंगे थॉट में। होटसोन अमेरिका के पॉलिटिकल ज्योग्राफर है। नेचर ऑफ ज्योग्राफी, द पर्सपेक्टिव नेचर ऑफ ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी इन द मॉडर्न वर्ल्ड, द पॉलिटिकल ज्योग्राफी पैटर्न इन द वर्ल्ड, रिसेंट डेवलपमेंट पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ठीक है, अब देखो पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, जिस किताब में पॉलिटिकल ज्योग्राफी शब्द और नेचर ऑफ ज्योग्राफी शब्द यदि ये रिपीट होता है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी अकेला शब्द आता है तो वो पुस्तक तो किसकी होगी? रेटजेल मोदे की हो गई। और यदि किसी बुक के नाम में, बुक का नाम क्या है? बड़ा सारा, और उस बड़े बुक के नाम में यदि कहीं पर पॉलिटिकल ज्योग्राफी और नेचर ऑफ ज्योग्राफी जैसे शब्दों का यूज होता है तो आंख बंद करके उस क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हो होटसोन मोदे। होटसोन मोदे की जितनी भी किताबें हैं, 3-5 किताबों का हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 5 किताबों में से 2 किताब ऐसी हैं जिनमें नेचर ऑफ ज्योग्राफी शब्द का यूज है, और 3 ऐसी हैं जिनमें पॉलिटिकल ज्योग्राफी शब्द का यूज है। इन्होंने सर्वप्रथम राज्य की सीमाओं का आनुवंशिकीय वर्गीकरण किया था। होटसोन मोदे ने राज्यों की सीमाओं का क्या किया था? आनुवंशिकीय वर्गीकरण किया था। 1935 में राज्य के अध्ययन हेतु आकारी की विधि का प्रतिपादन किया था। होटसोन मोदे ने सबसे पहले राज्य की सीमाओं का आनुवंशिकीय वर्गीकरण किया था। 1935 में राज्य के अध्ययन के लिए इन्होंने आकारी की विधि का प्रतिपादन किया था।
इस विधि में राजनीतिक भूगोल को एक इकाई के रूप में विकसित किया गया है। होटसोन मोदे ने क्या किया है? राजनीतिक भूगोल को एक इकाई के रूप में विकसित किया है। किसके रूप में? एक इकाई के रूप में। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि राजनीतिक भूगोल को एक इकाई के रूप में विकसित किया था होटसोन मोदे ने। स्टेट आइडिया, राज्य विचार अवधारणा का विकास किसने किया था? होटसोन मोदे ने। राज्य की जो विचार, राज्य का जो विचार है, स्टेट आइडिया की जो अवधारणा है, राज्य के विचार की जो अवधारणा है या स्टेट आइडिया की जो अवधारणा है, वो किसने दी है? होटसोन ने दी है। कार्यात्मक उपागम का प्रतिपादन किया, अर्थात होटसोन ने सर्वप्रथम राज्य की विभिन्न इकाइयों के मध्य पारस्परिक अंतर संबंध के अध्ययन पर बल दिया। कार्यात्मक उपागम का प्रतिपादन किया, होटसोन ने सबसे पहले राज्य की विभिन्न इकाइयों के बीच पारस्परिक अंतर संबंध के अध्ययन का पर बल दिया था। ठीक है, तो कार्यात्मक उपागम का प्रतिपादन किसने किया? होटसोन ने किया। होटसोन ने ही सबसे पहले राज्य की विभिन्न इकाइयों के मध्य पारस्परिक अंतर संबंध के अध्ययन पर बल दिया। राज्य को एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते रहने का विचार किसने दिया था? होटसोन मोदे ने कहा कि राज्य को सदा एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते रहना चाहिए। ठीक है भाई, आपने एक कहावत सुनी होगी कि सदा कुछ ना कुछ करता रहना चाहिए। होटसोन मोदे ने कहा कि राज्य को भी एक राजनीतिक इकाई के रूप में लाइफ में सदा कुछ ना कुछ तो करता रहना ही चाहिए। अब हम पढ़ते हैं, हिटलसी मोदे कहाँ के थे? अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के। द अर्थ एंड द स्टेट, हिटलसी की किताब है, 1939 में लिखी थी। याद कर लेना, सन याद करनी है यहाँ पर। तो हिटलसी अमेरिका के पॉलिटिकल ज्योग्राफर थे। द अर्थ एंड द स्टेट हिटलसी की किताब है, 1939 में लिखी थी। जर्मन स्ट्रेटेजी ऑफ वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट हिटलसी की पुस्तक है। इन्वायरमेंटल फाउंडेशन ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री, इन्वायरमेंटल फाउंडेशन ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री किसकी किताब है? हिटलसी की है। तीनों की तीनों किताबों को याद कर लेना, हिटलसी मोदे की हैं। इन्होंने राज्य का अध्ययन उसकी विकास प्रक्रिया के संदर्भ में किया था। राज्य का अध्ययन राज्य के विकास प्रक्रिया के संदर्भ में किसने किया था? हिटलसी मोदे ने किया था। जॉनसन अमेरिकन ज्योग्राफर है, ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड अफेयर, जोन्स की पुस्तक का नाम है। जोन्स एक अमेरिका के थे, ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड अफेयर जोन्स की किताब का नाम है। क्षेत्र एक रूपता, ए यूनिफाइड फील्ड थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी किसकी है? जोन्स मोदे की है। तो जोन्स एक अमेरिका के पॉलिटिकल ज्योग्राफर हैं। ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड अफेयर, ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड अफेयर जोन्स की किताब का नाम है। क्षेत्र एक रूपता थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ए यूनिफाइड फील्ड थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी किसकी है? जोन्स की है। ज्योग्राफी बिहाइंड पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी बिहाइंड पॉलिटिक्स किसकी है? मूडी की है। ज्योग्राफी बिहाइंड पॉलिटिक्स पुस्तक किसकी है? मूडी मोदे की है। उसके बाद हम बात करें ज्योग्राफी पॉलिटिक्स इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड, ज्योग्राफी पॉलिटिक्स इन डिवाइडेड वर्ल्ड किसकी है? कोहेन मोदे की है। और कोहेन भी कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। ज्योग्राफी पॉलिटिक्स इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड किसकी है? कोहेन मोदे की है, जो कि अमेरिका के हैं। सिस्टेमैटिक पॉलिटिकल ज्योग्राफी राजनीतिक भूगोल का क्रमबद्ध अध्ययन किसने किया था? कैस्पर्सन ने किया था। किसने? रोजर कैस्पर्सन ने। रोजर कैस्पर्सन ने सिस्टेमैटिक पॉलिटिकल ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी थी और इस पुस्तक में इन्होंने क्या किया था? राजनीतिक भूगोल का क्रमबद्ध अध्ययन किया था। पॉन्डस अमेरिका के थे, पॉलिटिकल ज्योग्राफी ध्यान रखना, पॉलिटिकल ज्योग्राफी रेटजेल की भी है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी पॉन्डस की भी है। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी ऑन यूरोप हॉर्थ एंड होम, तो हॉर्थ एंड होम हिस्टोरिकल ज्योग्राफी ऑन यूरोप और पॉलिटिकल ज्योग्राफी तीनों की तीनों किताब पॉन्डस मोदे की हैं, जो कि अमेरिका के हैं। इनका कथन है सीमाएं राज्य की सार्वभौमिकता को पड़ोसी राज्यों से पृथक करती हैं। जो सीमाएं हैं ना, वो राज्य की सार्वभौमिकता को पड़ोसी राज्यों से अलग करती हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं हरकोर्ट मोदे के द्वारा। हरकोर्ट मोदे कहाँ के थे? फ्रेंच के थे, फ्रांस के थे। जियोपॉलिटिक्स डिक्शनरी, भूमध्य सागर की भू राजनीति, किसकी पुस्तक का नाम है? हरकोर्ट मोदे की पुस्तक का नाम है। जियोपॉलिटिक्स डिक्शनरी और भूमध्य सागर की भू राजनीति दोनों हरकोर्ट मोदे की हैं, जो कि फ्रेंच के थे। जियोपॉलिटिकल जर्नल हेरोडोट, जियोपॉलिटिकल जर्नल हेरोडोटे का प्रकाशन किसने किया था? हरकोर्ट मोदे ने ही किया था। उसके बाद हम बात करें प्रेस्कॉट मोदे की। देखो बहुत महत्वपूर्ण भूगोलवेता हैं ये, जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे। इससे पहले जो हमने पढ़ाया है ना, कौन सा भूगोलवेता पढ़ाया तब भी मैंने आपको, अब भी मैंने पढ़ाया था हरकोर्ट मोदे। चाहे आप इसको भूल जाना, इसको मत याद करना चाहे, लेकिन जो प्रेस्कॉट है ना उसको तो याद करना है। द ज्योग्राफी ऑफ फ्रंटियर एंड बाउंड्रीज, ज्योग्राफी ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ स्टेट पॉलिसीज, द ज्योग्राफी ऑफ फ्रंटियर एंड बाउंड्रीज, दोनों की दोनों किताब किसकी हैं? प्रेस्कॉट मोदे की हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। फिर हम थोड़ा आगे बात करते हैं फेयर ग्रीव मोदे के बारे में। फेयर ग्रीव कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं। कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं। ज्योग्राफी एंड वर्ड पावर, ज्योग्राफी इन स्कूल, दोनों किसकी हैं? फेयर ग्रीव की हैं। ज्योग्राफी एंड वर्ड पावर, ज्योग्राफी इन स्कूल, दोनों की दोनों किताबें फेयर ग्रीव की हैं, जो कि ब्रिटेन के हैं। संतुलन मंडल की परिकल्पना फेयर ग्रीव से संबंधित है। संतुलन मंडल की परिकल्पना फेयर ग्रीव से संबंधित है। भू राजनीति से प्रभावित होकर चीन और जर्मनी के मध्य परिकल्पना दी थी। इसको मत याद करना चाहे, लेकिन ये तो याद करना, संतुलन मंडल की परिकल्पना फेयर ग्रीव से संबंधित है। उसके बाद हम पढ़ते हैं टेलर मोदे के बारे में। अरे टेलर कहाँ का था? ब्रिटेन का था। वर्ल्ड सिटी नेटवर्क एक ग्लोबल अर्बन एनालिसिस, टेलर की है। सिटीज इन ग्लोबलाइजेशन, टेलर की है। इंटरनेशनल हैंडलूम ऑफ ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड सिटीज, टेलर मोदे की है। टेलर मोदे क्या है? एक ब्रिटिश भूगोलवेता है। क्या है? ब्रिटिश पॉलिटिकल ज्योग्राफर है। वर्ल्ड सिटी नेटवर्क एक ग्लोबल अर्बन एनालिसिस, सिटीज इन ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल हैंडलूम ऑफ ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड सिटीज, ये तीनों की तीनों किताबें किसकी हैं? टेलर मोदे की हैं। पन्नीकर मोदे भारतीय भू राजनीति का जनक है। पहली बात तो ये याद कर लेना, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है पन्नीकर मोदे, वरना पन्नीकर को नहीं पढ़ाता मैं आपको, लेकिन पढ़ाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि भारतीय भू राजनीति का जनक है कौन? पन्नीकर। मालाबार एंड द पुर्तगाल, मालाबार एंड द डच, दोनों की दोनों किताबें किसकी हैं? पन्नीकर की हैं। मालाबार एंड द पुर्तगाल और मालाबार एंड द डच, दोनों किताबें किसकी हैं? पन्नीकर की हैं। द न्यू एम्पायर, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री, द स्ट्रेटजी, प्रॉब्लम ऑफ द इंडियन ओशियन, ये तीनों किताब भी पन्नीकर मोदे की हैं। तो द न्यू एम्पायर, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री, द स्ट्रेटजिक प्रॉब्लम ऑफ द इंडियन ओशियन, ये पांचों की पांचों किताब किसकी है? पन्नीकर मोदे की हैं। हिंद महासागर की भू राजनीति का वर्णन किस किताब में किया गया था? द स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम ऑफ द इंडियन ओशियन में किया गया था। हिंद महासागर की भू राजनीति का वर्णन किस में किया था? पन्नीकर मोदे ने अपनी किताब द स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम ऑफ द इंडियन ओशियन में किया गया था। विलियम पेटी ब्रिटेन के थे, पॉलिटिकल अर्थमेटिक किताब लिखी थी इन्होंने। कौन सी? पॉलिटिकल अर्थमेटिक किताब किसकी है? विलियम पेटी की है, जो कि ब्रिटेन के थे। ग्रेगरी मोदे ब्रिटेन के थे। द कोलोनियन प्रेजेंट ज्योग्राफिकल इमेजिनेंस, ज्योग्राफिकल इमेजिनेंस और द कोलोनियन प्रेजेंट, दोनों किताबें ग्रेगरी मोदे की थी, जो कि ब्रिटेन के थे। इनको मत याद करना यार, ज़्यादा कंफ्यूज कर देंगे आपको, मत याद करना इनको आप। जॉनसन मोदे, इसको याद करना है भाई साहब, जॉनसन को तो याद करना है। कहाँ के थे जॉनसन? ब्रिटेन के थे। द डिक्शनरी ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफर, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड इकोनॉमी, नेशन स्टेट लोकेलिटी,
द डिक्शनरी ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफर, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड इकोनॉमी, नेशन, स्टेट, लोकेलिटी। जॉनसन की किताब का नाम है। जॉनसन कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। पहली किताब द डिक्शनरी ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, दूसरी किताब ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफर, और तीसरी किताब पॉलिटिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड इकोनॉमी, नेशन, स्टेट, लोकेलिटी। किसकी है? जॉनसन की है। अर्बन स्पेशियल ज्योग्राफी, इलेक्शन ज्योग्राफी, ये दोनों भी जॉनसन की हैं। इलेक्शन ज्योग्राफी, अर्बन स्पेशियल ज्योग्राफी, ये दोनों किताब भी किसकी है? जॉनसन की हैं। जीन गोटमैन फ्रांसीसी भूगोलवेता हैं। उत्तरी पूर्वी मेगापोलिस, अटलांटिक तटवर्ती क्षेत्र का इन्होंने अध्ययन किया था। क्षेत्र एक रूपता सिद्धांत के निर्माण में इनका सहयोग था। इसको मत याद करना, और चाहे लेकिन कर लेना यार, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को। ठीक है, तो गोटमैन कहाँ के थे? फ्रांस के थे। गो फ्रांस, गो फ्रांस। देखो फ्रांस के ऊपर भी आप चांद की मात्रा लगा सकते हो, और गोटमैन के ऊपर है चांद की मात्रा, तो दोनों मिल रहे हैं। गोटमैन का चांद मिल रहा है, फ्रांस का चांद मिल रहा है। गोटमैन ने क्षेत्र एक रूपता का जो सिद्धांत था उसके निर्माण में सहयोग किया था। गोटमैन का जो अध्ययन क्षेत्र था वो था उत्तरी पूर्वी मेगापोलिस, अटलांटिक तटवर्ती क्षेत्र। बोग मोदिया की किताब का नाम था सैमुअल हवार्टमैट। बोग मोदिया की किताब का नाम था द पोलर रीजन। मत याद करना इसको। उत्पादन की राजनीति व उपभोग की राजनीति शब्दों का प्रयोग किया था सैंडर्स मोदे ने। चाहो तो याद कर लेना, चाहे मत याद करना। पोलर जियोपॉलिटिक्स पोवेल किया है, याद कर लेना। ठीक है, याद करना है ये। पोलर जियोपॉलिटिक्स किसका है? पोवेल मोदे का है। विश्व को 10 क्षेत्रों में विभाजित करने का काम किया था कोहेन मोदे ने। भूसामरिक मॉडल प्रस्तुत किया था कोहेन मोदे ने। दोनों बातें याद करनी है, रटना है दोनों बातें, कि भूसामरिक मॉडल कोहेन मोदे से संबंधित है। विश्व को 10 क्षेत्रों में विभाजित करने का काम किया था कोहेन मोदे ने। सिगफ्रीड फ्रांस के थे। इन्होंने निर्वाचन पर भौगोलिक वातावरण के प्रभाव का अध्ययन किया था। निर्वाचन पर भौगोलिक वातावरण के प्रभाव का अध्ययन किसने किया था? सिगफ्रीड ने किया था, जो कि फ्रांस के थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये थे हमारे पॉलिटिकल ज्योग्राफर, जिनके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल ज्योग्राफर के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण था मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब ना तो आपको कन्फ्यूज होना है, न आपको डाउट पैदा करना है, ना कन्फ्यूजन पैदा करना है। केवल आपको रटना है सारी चीज़ें, बहुत गजब तरीके से। जो रटने का है उसको रटना है। जहाँ पर याद करने का तरीका बनाया जा सकता है मैंने बता दिया, और भी यदि कहीं पर आपका तरीका बनता है तो आप बना सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।